नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे सभी किसान भाइयों के खेतों में रबी की बुवाई हो चुकी है। ऐसे समय में रबी की फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाए, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, अगर इन सभी बातों को सही समय पर सटीक सामयिक कार्य कर लिए जाएं तो निश्चित तौर पर हमारी कृषि हमारे लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है। तो चलिए इसी विषय को लेकर आज जानकारी प्राप्त करते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो चलिए, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, जो कि हैं डॉक्टर संजीव वर्मा। ये कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो मौसम चल रहा है शीत ऋतु, इस समय हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में जो कि बुवाई कर चुके हैं, तो कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए जिससे कि जो पौधे उसकी बढ़वार अच्छी तरीके से हो सके। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, क्योंकि तापमान में लगातार जो है गिरावट जारी है जी। और अभी जैसे ही हम लोग फोरकास्टिंग होती है जी कि मोस्टली 20 दिसंबर से के बाद, मतलब लगभग 25 दिसंबर के बाद जो है पाले पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ जी। तो जो कि बनी रहती 20 जनवरी के लगभग तक। अच्छा जी। 18-20 जनवरी के लगभग तक पाला पड़ने की फसलों में संभावना बनी रहती है जी। इस समय हमारे किसान भाइयों को छोटी सी एक सावधानी यहाँ पर रखना है। हाँ जी। कि जो भी अपनी फसलें, खास करके दलहनी फसलें हैं, चने की फसल है जी, इसके अलावा मसूर है, हाँ, इनमें है मटर है, तो इनमें पाला पड़ने की संभावना होती है। सब्जियों में भी होता है, बैगन है, टमाटर है, हाँ, तो इनमें पाला पड़ने की संभावना होती है। तो इस समय उन्हें हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए अपने खेत में। अच्छा, अच्छा। यदि उनके पास फव्वारा पद्धति हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन की व्यवस्था हो उनके पास, तो वो उससे सिंचाई हल्की सी कर दें हर 2-3 दिन के अंतर से। हाँ, तो वो जो ऐसी स्थिति बनती है उससे बचेंगे। दूसरा, खेतों की मेड़ पर धुआं करें जी, ताकि उससे जो पाला पड़ने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दलहन की समस्या से इससे मुक्ति मिल सकती है। हाँ, दलहनी जो फसलें हैं उनमें खासकर पे से पाला पड़ने की समस्या से काफ़ी निजात उनको मिलेगी। ये तो प्रमुख चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, अभी रबी में कुछ ही किसान भाई हैं जिनकी बुवाई कार्य रह गए, जो गन्ने वाले कृषक हैं, जिनकी गन्ने की कटाई का काम चलता है इस समय। गन्ने की कटाई होती है, फिर वो बुवाई का कार्य करते हैं, तो उनको इस समय कम अवधि की फसलें लगाना चाहिए। कम अवधि वाली किस्में लगाना चाहिए। गेहूं की भी कम अवधि की किस्में ले लेना चाहिए। MP 33-36 है, जो कि काफ़ी कम अवधि की 100 दिन की किस्म है गेहूं की, वो उनको लगाना चाहिए। इसके अलावा चूँकि पैडी की फसल यदि वो लेते हैं तो उनको अंतर्वर्ती फसलें लगाना है, तो चने की भी कम अवधि की किस्में उनको लगाना चाहिए इस समय। गेहूं और चने के जो खास करके गन्ने उत्पादक कृषक हैं, अधिकतर कृषकों की बोनी हो चुकी हैं और काफ़ी बढ़वार की अवस्था में हैं फसलें इस समय, जिसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों, और उसके अलावा जो किसान भाइयों ने खरीफ में तुअर बोई हुई थी उसकी भी पुष्पन अवस्था लगभग ख़त्म है, पॉट फॉर्मेशन चल रहा है, फलियां बन रही हैं, तो उनको भी अपने खेतों की देखभाल करते रहना चाहिए। किसी प्रकार का इल्ली का प्रकोप तो नहीं है, इस तरह से उनको ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में भी बहुत जगह पर देखा गया कि मावठा पड़ा है। ऐसे समय में किसान भाइयों को अगर आप ये समझाएं कि गेहूं में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार से, क्योंकि सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मावठा पड़ ही चुका है, तो कितनी और कब सिंचाई करनी चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गेहूँ एक ऐसी फसल है जिसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। यदि उनके पास पानी की कितनी व्यवस्था है, उसके अनुसार यदि वो पानी को का बंटवारा करते हैं तो अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए जो हमने गेहूं में कहा है क्रांतिक सिंचाई की अवस्थाएं, तो गेहूं में जो है क्रांतिक सिंचाई की 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः जो सिंचित गेहूं होता है उसमें 6 बार सिंचाई लगती है। अच्छा, सिंचित में 6 बार लगती है, परंतु यदि हम उसको वो सिंचाई 6 बार नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास पानी उतना नहीं है कि हम 6 सिंचाइयाँ कर पाएँ पूरी, अधिकतर किसानों पे ऐसा नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में उनको क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई देना है। तो जो सबसे पहली क्रांतिक अवस्था होती है उसमें गेहूं की, वो होती जड़ विन्यास अवस्था, जिसमें जड़ों का विकास होता है और टिलर्स फूटते हैं गेहूं में, तो वो 22 से 25 दिन की होती है। उस समय उनको पहली सिंचाई उनको देना चाहिए यदि उनके पास 3 पानी है,
तो पहली सिंचाई उनको 22 से 25 दिन पे 22 से देना चाहिए, 25 दिन में जब देना चाहिए, जब पहला जड़ पानी विन्यास जो अवस्था देंगे। होती है उस समय देना चाहिए। हाँ जी। दूसरी अवस्था होती है झंडी अवस्था, बोलते हैं हम हिंदी अपनी लैंग्वेज में किसान भाइयों को, हाँ जी। जब डंडी निकल आती है जी। उसके ऊपर झंडी जैसी झंडी निकल आती है गेहूं में, तो ये दूसरी क्रांतिक सिंचाई तब अवस्था, होगी। हाँ जी। ये क्रांतिक की दूसरी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था दूसरी ये है। कितने दिन बाद आएगी तब? ये लगभग 60 दिन के उपरांत जी। गेहूं की फसल में आती है, जी। 55-60 दिन के लगभग। जी, किसान भाइयों को इस बात पे ध्यान दें कि ध्यान पहली देना जो 20 से भाई, 25 दिन यदि की हमारे है, पास फिर पानी, 60 दिन की। हाँ जी, पानी कम है तो हमें उस पानी को किस प्रकार से मैनेज करना। क्रांतिक अवस्था मतलब ये हुआ कि बिल्कुल अब पानी नहीं पिएंगे तो मरने की स्थितियां बनने लगेंगी, मतलब बीमार होने की स्थिति फसल की बनने लगेगी। तो क्रांतिक अवस्था पे यदि किसान भाई पानी देते हैं तो उतना ही उनको उत्पादन मिलता है जितना लगभग 6 सिंचाई देने से मिलता है। तो तीसरी एक और अवस्था मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है मिल्किंग स्टेज, गेहूं में दुग्ध अवस्था। तो उसमें तो अभी समय है किसान भाइयों को, तो मगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पहली और आखिरी जो अवस्था मैंने बताई, मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज में क्या होता है कि दाना तो बन गया होता है, उसमें दूध भरा, आप किसान भाई दबा के देखें उसमें दूध भरा हुआ है, तो उस समय एक सिंचाई देना चाहिए किसान भाइयों को। उससे क्या होता है कि जो भराव है दाने का अच्छा हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, दाने की शाइनिंग होती है, वजन बढ़ता है। साथ ही साथ मैं यहाँ एक और बात किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, इन तीनों अवस्थाओं पे यदि वो समय पे सिंचाई करते हैं तो उत्पादन उनको लगभग उतना ही मिलेगा जो 6 सिंचाई करते हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है लगभग गहरी काली मिट्टी है अधिकतर जगह पर, जो कि काफ़ी पानी रोक करके रखती है। तो ये बातें किसान भाइयों को ध्यान देना आवश्यक है कि अत्यधिक पानी बहाकर भी देने से फसल का कोई मतलब नहीं निकलता, पानी का नुकसान, दूसरे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और क्रांतिक अवस्थाओं पे पानी दें। और एक और मैं कि जो तापमान जब बढ़ता है, जब हम मिल्किंग अवस्था आती है उस समय, यदि वो स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं किसान भाई वहाँ पर उस स्थिति में, तो उसमें भी उत्पादन में उनकी वृद्धि होती है। स्प्रिंकलर से उस समय तापमान में जो जहाँ हमारी फसल लगी होती है, यदि स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो फ्यूम्स बनी रहती है काफ़ी समय तक वहाँ पर, तो तापमान में गिरावट होती है उस जगह पे, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। बिल्कुल साहब, ये तो अभी हमने बात की गेहूं की, लेकिन बहुत से किसान भाई हैं जो कि चना भी लगाते हैं, तो चने की जो सिंचाई की अवस्था है, कौन कौन से समय में चने में सिंचाई करनी चाहिए? चने में मुख्यतः हमारे किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान देना, चने में ज़्यादा सिंचाइयाँ नहीं दी जाती हैं, चने की फसल में कम से कम सिंचाई देना है और इंटरकल्चर ऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, अंत्यशस्य क्रियाओं पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ मैं चूँकि किसान भाइयों को अभी बताना है कि भाई 35 दिन के लगभग 30 से 35 दिन पे एक सिंचाई, पहली सिंचाई इनको चने में देना चाहिए। और दूसरी सिंचाई यदि इनके पास 2 पानी है तो hल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से इनको, जब पॉड फॉर्मेशन हो जाता, मतलब फली बनने लगती है, दाना नहीं भरा है, उस समय एक हल्की सिंचाई उनको देना चाहिए। तो ये अलग अलग किस्मों के अनुसार उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परंतु मैंने अवस्थाएं फसलों की स्थिति के हिसाब से बताई हैं। दोनों फसलों में, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहली फसल में भी मैंने जो ड्यूरेशन यदि बताएंगे तो अलग अलग किस्मों के अनुसार अवधि बदल जाती है। और दूसरी चने में भी वही है कि यदि हम दोनों बातों को ध्यान रखें, 1-2 पुष्पन अवस्था आरंभ होने वाली, उसके पहले उनको सिंचाई देना है। दूसरा पॉड फॉर्मेशन हो गया, फलियाँ बन गई हैं, बनने लग गई हैं, दाना नहीं भरा है, उस समय एक हल्की सिंचाई देना चाहिए। 2 बार सिंचाई देने से भी उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। यदि किसान भाइयों पर कम पानी है तो वो एक सिंचाई उनको फिर 35 दिन के लगभग देना है चने की फसल में, तब भी उत्पादन अच्छा मिलेगा। मगर अंत्यशस्य क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चने की दलहनी फसलों में। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रबी की फसलों में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। इस विषय को लेकर सर जो मेरे मन में भी एक सवाल चल रहा है कि सरसों में जो SMI पद्धति होती है वो क्या होती है, वो अगर आप हमारे किसान भाइयों को समझाएं और उसमें किस किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे सरसों उत्पादन हमारे ग्वालियर बेल्ट में होता है, ग्वालियर संभाग में होता है, और अधिकतर कुछ हमारे डिंडोरी मंडला इस तरफ भी सरसों उत्पादक कृषक हैं हमारे। परंतु हम देखते हैं कि उत्पादन उतना उनको नहीं मिलता है, क्योंकि परंपरागत पद्धति से वो सरसों की बुवाई कर देते हैं, इससे उनको उतना उत्पादन नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सरसों में सघनीकरण पद्धति एक है किसान भाई, यदि उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसका समय काफ़ी अर्ली होता है थोड़ा सा। जैसे ही हमारी बारिश ख़त्म होती है उस समय हमें रोपनी लगा देना है, और रोपनी लगा देने के उपरांत जैसे ही हमारी रोपनी लगभग 1 माह की होने पे आ रही होती, 25 दिन से 30 दिन के बीच में, और हम जैसे सब्जियों के पौधों की रोपाई करते हैं, उस तरह से हमें सरसों की रोपाई का कार्य करना है। और ये रोपाई का कार्य हमें 50 बाई 50 सेंटीमीटर और 100 बाई 75 बाई 75 सेंटीमीटर और 100 बाई 100 सेंटीमीटर, मतलब कतारों की दूरी भी उतनी ही रहेगी और लाइनों की दूरी दोनों बराबर, पौधों की दूरी भी उतनी रहेगी, कतारों की दूरी भी उतनी रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान किसान भाइयों को रखना है, ताकि जब हम इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कुल्फा या डोरा चलाएंगे, तो वो दोनों तरफ से हमारी फसल को बराबर 2 बार कुल्फा डोरा चलाना है। इसके बाद एक विशेष बात का इन्हें ध्यान रखना किसान भाइयों, यदि आपने सरसों लगाई है, यदि रिच फरो पद्धति, कूड़नाली पद्धति से लगाएं तो भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, और यदि SMI पद्धति से आपने सघनीकरण पद्धति से सरसों लगाई है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम 2 बार उसमें निपिंग का काम करना है। मतलब जो हमारी पौधे तैयार हो गए हैं 35 दिन का जैसे ही हो जाएगा तो हमें उसके टॉप को तोड़ देना है, पहली तोड़ाई का कार्य कर देना है, और जैसे ही 55-60 दिन का हो जाएगा फिर दूसरी बार हमें निपिंग या टॉपिंग का कार्य करना है। तो इस प्रकार से हमें ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। निपिंग करने से ब्रांचें बढ़ती हैं तेज़ी से, उसमें पौधे में बढ़वार अच्छी होती है। हमने कतारों की दूरी ज़्यादा रखी हुई है ऑलरेडी, तो उनको अच्छी उत्पादन मिलेगी। इसमें लगभग दुगने उत्पादन तक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं इस पद्धति से खेती करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने मटर और मसूर लगाई है, जी और इनमें बहुत ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप भी देखने को पड़ता है, तो किस प्रकार से बचाव किया जाए और कौन कौन से बिल्कुल छोटे सटीक कार्य हो जिससे कि वो अच्छी फसल प्राप्त कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात है तो मैं तो किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने खेत में बर्ड पर्चर लगाने चाहिए। टी आकार की खूंटियाँ होती हैं ऐसी, तो वो लगभग 2.5 फीट ऊंची रहे और उसमें पक्षी बैठ सकें, चिड़ियाँ बैठ सकें, जो इल्ली और तितलियों को बराबर चुनते रहते हैं। सबसे सरल उपाय है हमारे किसान भाइयों, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, इसका करना चाहिए। दूसरा, जितनी भी दलहनी फसलें हमारी, मटर है, मसूर है, इसके अलावा हमारा चना है, इसमें अंतः शस्य क्रियाएँ होना ज़रूरी है। कम से कम 2 बार, एक बार तो होना ही चाहिए। अंत्यशस्त्र क्रियाएँ, इंटरकल्चर ऑपरेशन, निराई गुड़ाई का कार्य करते रहना चाहिए। इससे उन्हें जो उकसने की समस्याएं नहीं आती हैं फसल में। और चूंकि तापमान में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ तापमान काफ़ी कम हो जाता है, तो उससे उनको फसल को नुकसान होता है। अंत्यशस्त्र क्रियाएँ करते रहना चाहिए उनको। दूसरा, बराबर उनको ध्यान रखें कि फेरोमोन ट्रैप आते हैं। जैसे चने की फसल है तो उसमें फेरोमोन ट्रैप भी उनको लगाने चाहिए अपनी फसल में। जो उसमें लेयोर होता है, हेलिक लेयोर होता है, हेलियोथिस आर्मीजेरा जो चने में आती है वो, तो उसको लेयोर जिस तरह की इल्ली आती है उस तरह के लेपिडोप्टेरा की आ रही है तो वो लगाना है, तो स्पोडोप्टेरा की तो वो लेयोर उसमें लगाना है। तो लेयोर लगाने से उसमें हमें ये पता चल जाता है कि कौन से कीट हमारी फसल में आ रहे हैं, ट्रैप हो जाते हैं फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से, तो ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा लाइट ट्रैप लगाना चाहिए उनको, स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। चिपचिपे प्रपंच, मसूर की फसल है तो चिपचिपे प्रपंच लगाना चाहिए। माहों की समस्या ज़्यादा होती है इस फसल में, तो उनको ये लगानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था उनको अपनी फसलों में करना चाहिए। गन्ने की फसल की जो अगली हमारी फसल आने वाली है, तो क्या किसान भाई अपने खेतों में कर सकते कि उसकी बुवाई अभी से शुरू करें?
बुवाई का कार्य गन्ने का किसान भाइयों ने चालू कर दिया है। इस समय किसान भाई शीतकालीन गन्ने की बुवाई का कार्य कर सकते हैं हमारे किसान भाई। बिल्कुल उपयुक्त समय है, उनको कर लेना चाहिए समय रहते। जी, चलते चलते एक छोटा सा जो प्रश्न है कि गेहूं में खरपतवार प्रबंधन किसान भाई कैसे करें? बिल्कुल, गेहूं को इस समय खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। हमारी फसल को लगभग 30 दिन से 35 दिन के बीच में कोई भी खरपतवार नाशी 2,4-D या अन्य जो खरपतवार नाशी हैं उनका छिड़काव किसान भाइयों को 30 दिन के भीतर गेहूं की फसल में कर देना चाहिए। अच्छा जी। इससे उनको खरपतवार का प्रबंधन जब उन्होंने बुवाई की है उससे ही 30 दिन के अंदर ही यदि खरपतवार इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है तो ही छिड़काव करना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, अन्यथा पहले उसको जांच परख कर लें, देख लें कि यदि खरपतवार ज़्यादा है खरपतवार तो ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करें तो उपयुक्त होगा। और चने के अंदर कैसे वो करेंगे जो एक समन्वित कीट प्रबंधन कहलाता है, वो कैसे करें? मैंने अभी बताया कि हमें यदि समन्वित कीट प्रबंधन करना है तो हमें 3 या 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। हमें अपनी चने की फसल में टी आकार की खूंटियाँ लगाना है, प्रति एकड़ 20 कम से कम। 4 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ किसान भाइयों को लगाने चाहिए। इससे हमें पता चलता रहेगा कि कीड़ों की इंटेंसिटी क्या है। इसमें नर कीट जो है ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा स्टिकी ट्रैप हैं हमारे, चिपचिपे प्रपंच नीले और पीले रंग के आते हैं। तो पीले रंग के स्टिकी ट्रैप इनको चिपचिपे प्रपंच लगाना चाहिए, तो जो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे किसान भाइयों को यदि कहीं कीट का प्रकोप दिख रहा है तो उन्हें कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए, अन्यथा कीटनाशी के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। यदि हम बचाव के उपाय करेंगे तो हमें कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसान भाई अगर रासायनिक जो कीटनाशी है उनका उपयोग न करके जैविक कीटनाशी का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनकी पैदावार भी बढ़ेगी। ये सब जैविक विधियां ही हैं प्रबंधन की, ये जो मैंने बताई हैं, जो खुद बना सकते हैं, यांत्रिक और जैविक। जो पानी नीम का ऑयल है, नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं, और निमेसिडीन के नाम से आता है, वो बाजार में भी आता है, उसका भी छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। NPB वायरस एक होता है, न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये जो है इल्लियों का सत होता है। जैसे यदि 1 एकड़ में किसान भाइयों को दवाई डालना है जैविक, तो वो 100 इल्लियों का एक्सट्रैक्ट होता है NPB वायरस, तो वो मरी हुई 100 इल्लियों को का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं क्रश करके उनको, तो 1 एकड़ में उनको बचाव मिलता है। ये जैविक प्रबंधन में भी आता है। साहब आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाई आप कहीं मत जाइएगा, पहले आप सुनिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आगे आए, राज्यपाल। सभी को मिले बीमा क्लेम, कृषि मंत्री। सब्जी बीडर प्लांटेशन की नई मशीनों पर किसानों को मिलेगा अनुदान। मटर की फसल में कीट नियंत्रण, और डालेंगे एक नज़र मौसम की जानकारी पर। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आगे आए। कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जैविक बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने के कार्य पर अमल करें। उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक आदानों की आपूर्ति की आवश्यकता का संकलन किया जाए। उनके अनुसार आगामी 2-3 वर्षों में आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कहा है कि उन्नत जैविक खाद्यान्न, खाद्य और कीटनाशकों का उत्पादन किसानों के खेतों पर कराएं, ताकि आसपास के अन्य किसान भी जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित हों। श्रीमती पटेल विगत 29 दिसंबर 2020 को पवारखेड़ा होशंगाबाद में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल भी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं, अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP पर फसल बेचने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्पादक किसान बहुत थे, मगर खरीदार व्यापारी थोड़े से होने के कारण फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। अब किसान स्वयं अपने उत्पादन को बेचने में सक्षम हो गया है। वह खाद्यान्न उत्पादक संघ बनाकर अधिकतम खुदरा मूल्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से आज़ादी के 70 सालों के बाद किसानों को जमीन का अधिकार मिल रहा है। अब वह भी अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि कोई भी किसान बीमा क्लेम राशि से वंचित नहीं रहना चाहिए। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 बीमा क्लेम संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बीमा क्लेम राशि मिलने में तकनीकी त्रुटियों का तत्काल सुधार किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों द्वारा प्रीमियम जमा करने के बाद भी यदि किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित को जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि लहसुन, प्याज, भिंडी आदि उद्यानिकी फसलों की बुवाई, प्लांटेशन की केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित नई मशीनें किसानों को उपलब्ध करवाने में सरकार अनुदान देगी। यह बात उन्होंने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग में प्रसंस्करण मशीनों का अवलोकन करते हुए कही। उन्होंने इस अवसर पर प्याज भंडारण के लिए बहुत ही कम कीमत में नई तकनीक से विकसित तकनीक को भी समझा और इसकी सराहना की। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बुवाई, पौध रोपाई, निराई, गुड़ाई आदि के लिए हाल ही में विकसित मशीनें और तकनीक किसानों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। जरूरत है कि किसानों को इन मशीनों और तकनीकों को अपनाने में मदद देने की और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने परंपरागत मशीनों के स्थान पर उन्नत नई मशीनों को अनुदान सूची में शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि किसानों को सब्जी और फलों की खेती के लिए विकसित नई मशीनों को खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के भ्रमण के बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित फल अनुसंधान केंद्र ईंट खेड़ी का अवलोकन किया। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने केंद्र में मसाले और फलों की प्रसंस्करण इकाई को देखा। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण की यह छोटी छोटी इकाइयों का लाभ किसानों को भी मिल सकता है। इन इकाइयों को किसान खुद संचालित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब उद्यानिकी कृषक केवल सब्जी फलों की फसलें ही उत्पादित नहीं करें बल्कि इनका प्रसंस्करण भी करें। किसान उद्यानिकी फसल के कच्चे उत्पाद को व्यापारियों को कम कीमत पर नहीं बल्कि धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाले, टमाटर, आलू आदि का प्रसंस्करण कर तैयार सामग्री सीधे उपभोक्ताओं को देगा। इसके लिए किसानों को छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने में और फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण देने में उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना बना ली गई है। मटर की फसल में पत्ती व फलियों को खाने वाले कीट इस समय फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ता है कि समय पर नियंत्रण न होने से फसल को 40 से 60% तक नुकसान पहुंचा देता है। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोसाइपर दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा या लैम्डा साइलेहोथ्रिन दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए जिससे कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। और आइए अब जानते हैं मौसम की जानकारी का हाल। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में इन दिनों सर्द हवाओं ने तेज ठंड का एहसास करा दिया है। प्रदेश में तापमान में लगातार 4 से लेकर 7 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठंड बढ़ाई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इसी तरह की गिरावट आगे भी होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो शीतलहर चल सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत है। सभी शहरों का अधिकतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के शहरों की तुलना में 1 से 3 डिग्री तक अधिक है, जबकि गिरावट भी 3.9 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है जो सर्वाधिक है और नौगांव में 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि पाले से बचाव के लिए किसान खेतों की मेड़ों पर शाम के समय आधा सूखा कचरा जलाकर धुआं करें और पाले से बचाव के रासायनिक उपाय अपनाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले आप हमारा पता लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके सुझावों का हमें हमेशा से इंतजार रहता है। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए, जो कि है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 18, द्वारा निदेशक, श्यामला हिल्स, भोपाल 462013। किसान भाइयों, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।